हेलो फ्रेंड, मेरा नाम धीरज सिंह है। मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है और मैं ट्यूटर हूँ। मेरे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी उनके सोम के जो डाउट हैं उनको क्लियर करने के लिए वीडियो बनाऊँ, इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसमें सोम के सभी टॉपिक की सीरीज़ एक लॉन्च करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से मददगार साबित हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विकृति, बोले तो स्ट्रेन की। स्ट्रेन होती क्या है, इसको समझने के लिए हम पहले मानते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी लेंथ L है और इसमें हमने F का फुल का फोर्स एक अप्लाई किया, मतलब खींचा ऐसा F फोर्स से। और इसको खींचने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी की जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के बाद हमने माना कि इसकी जो लेंथ है वो L प्लस डेल्टा L हो गई है। तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, इसमें डेल्टा L का इंक्रीज़ हो चुका है। तो जो अगर मैं स्ट्रेन को मैं E से दिखाऊं तो ये हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन लेंथ। कितना लेंथ में चेंज हुआ है, डेल्टा L डिवाइड बाय L। इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रेन है वो जो तुम्हारे लंबाई में जो परिवर्तन है तथा जो तुम्हारे वास्तविक लंबाई है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। और हम देख सकते हैं कि ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है, तो इससे इसकी यूनिट क्या होगी, ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब विमाहीन हो जाएगी। डेल्टा का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन या फिर चेंज इन लेंथ, हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। और जो नीचे L है ये प्रारंभिक लंबाई या वास्तविक लंबाई हम इसे कह सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ। जो स्ट्रेन है वो कई टाइप्स की हो सकती है। जैसे मैं बात कहूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरे मैं बात करता हूँ लेटरल स्ट्रेन, इसे हम हिंदी में कहते हैं पार्श्व विकृति। इसके बाद तनन विकृति, टेंसाइल स्ट्रेन, संपीड़न विकृति, इसको हिंदी में कंप्रेसिव स्ट्रेन, कर्तन विकृति, शेयर स्ट्रेन और आयतन विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, मैंने माना ये कोई मेरी वस्तु थी, इस साइड से फिक्स है एक साइड से और इसकी लेंथ L थी। मैंने इसको F फोर्स से इसको खींचा तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ में जो इंक्रीजमेंट हुआ, माना इसकी लेंथ में डेल्टा L का इंक्रीज़ हुआ। तो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ मैं उसी डायरेक्शन में देखूंगा कि इसकी लंबाई में कितना चेंजेस आ गए हैं। मतलब कि अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में है तो मैं चेंज इन लेंथ भी इसी डायरेक्शन में देखूंगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं देखूंगा, इसी डायरेक्शन में देखूंगा। तो इसे मैंने E से दिखाया है तो E इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ कितने हैं, डेल्टा L बढ़ चुके हैं तो डेल्टा L अपॉन जो पहले की लंबाई है L, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। दूसरा नंबर का जो हमारा स्ट्रेन है लेटरल स्ट्रेन, मैं बात करता हूँ लेटरल स्ट्रेन की। तो मान लो मैंने एक कोई डी डाया का एक मेरे पास डी डाया का एक रॉड है, उसको मैंने एक साइड से फिक्स कर दिया है और जिसकी लंबाई L है। इस पर मैंने फिर से एक F का पुल फोर्स लगाया है। तो इसके बाद देखो मैंने जैसे इसको खींचा तो आप सभी जानते हैं ये लंबा तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या एक इसका डाया कम भी हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जब लेटरल स्ट्रेन की मैं बात करूँ तो मान लो इसका जो डाया श्रिंक होने के बाद जिसमें अंतर बचा, ये मान लो ये डेल्टा D1 है और ये डेल्टा D2 है और डेल्टा D इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2। मतलब जो इसके डाया में कमी हुई, मतलब यहाँ से जो कमी हुई और यहाँ से जो कमी हुई, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो उसको मैंने डेल्टा D माना हुआ है। मतलब इसके फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ तो बढ़ी लेकिन जो डाया में जो कमी हुई उसको अगर मैं डेल्टा D मानूँ टोटल, तो इस जो लेटरल स्ट्रेन होगी E इक्वल टू डेल्टा D अपॉन D। इसका मतलब क्या है, जब हम फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें कि जो हमारे वस्तु की जो डायमेंशन है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि जो उसके ओरिजिनल डायमेंशन उसके रिस्पेक्ट में, तो इसे हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है, जब तुम किसी भी वस्तु पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे उसके बाद जो उसमें स्ट्रेन आएंगे उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। इसी तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होती है, जब तुम किसी वस्तु को कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे उसके बाद जो उसमें स्ट्रेन आएंगे उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, बात करता हूँ कर्तन विकृति या फिर शेयर स्ट्रेन की। देखो शेयर स्ट्रेन मैं आपको सीधे बता दूं, जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन है हमारा वन डायमेंशनल स्ट्रेन है, या तो हम लंबाई की ही बात करेंगे या फिर हम चौड़ाई की ही बात करेंगे। लेकिन जैसे हम शेयर स्ट्रेन पे बात करते हैं कि इसको मैं टू डायमेंशनल स्ट्रेन भी कह सकता हूँ। वो क्यों कह सकता हूँ वो भी आपको मैं बताऊँगा। माना कोई एक बॉडी है मेरी,
ये ए बी सी डी एक बॉडी है मेरी, जिसको मैंने नीचे से फिक्स कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपरी सिरे पे लोड लगाता हूँ, तो देखो नीचे से तो ये फिक्स है, यहाँ से मुझे रिएक्शन मिल जाएगी, तो ये वाला पोर्शन फिक्स रहेगा। तो जब मैं इसके ऊपर से लोड लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा टिल्ट होने की अपने कंडीशन से टिल्ट होगी केवल, क्योंकि नीचे से फिक्स है तो ये इधर नहीं जाएगी, केवल ऊपर वाला पोर्शन इसका टिल्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। तो माना एफ फोर्स लगाने के बाद ये इस तरह से सी पॉइंट सी डैश पे और डी पॉइंट डी डैश पे टिल्ट हो गया, मतलब एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर वाले पोजीशन पे, पॉइंटों पे। और ये कितने एंगल से हुआ? 5 एंगल से। तो इसीलिए मैं इसको क्या 2 डायमेंशनल स्ट्रेन कह रहा था, क्योंकि जो इसमें स्ट्रेन है वो यही तो 5 ही तो स्ट्रेन है, मतलब कितने एंगल से हमारा टिल्ट हो चुकी है कोई वस्तु, वो हमारा शेयर स्ट्रेन कहलाता है। तो वही शेयर स्ट्रेन इक्वल टू 5। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू क्या होगी? डी डी डैश और इसका रेशो, मतलब कितना टिल्ट हुआ और इसकी हाइट कितनी थी, कितना बॉडी का वो था, जैसे हम 10 5 कह सकते हैं। जब 10 5 की वैल्यू अगर बहुत कम हो तो उसे हम 5 ही लेते हैं, ये हमारा शेयर स्ट्रेन है। इसके बाद में बात करता हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की या आयतन विकृति की। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है आयतन विकृति, मतलब किसी मानो कोई बॉडी ये है मेरी, इसका पहले कोई वॉल्यूम V था, मैंने इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाई, इसके बाद इसका वॉल्यूम में जो कमी आई वो डेल्टा V की कमी आ गई, या फिर इसका जो चेंज हुआ वॉल्यूम वो डेल्टा V हो गया। तो मतलब कि जो वॉल्यूम में जो चेंज हुआ और उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसके रेशियो को हम क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, वो एक फुटबॉल है मेरे पास, मैंने उसको अपने हाथों में पकड़ कर उसे कंप्रेस करने की कोशिश की, तो उसे जो हवा निकलने के बाद जो उसका वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे और जो उसका पहले का वॉल्यूम था, अगर मैं उसका अनुपात निकालूँ तो उसे मैं आयतन विकृति कहूँगा। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रेन है। इसका मतलब लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 1 डायमेंशनल है, शेयर स्ट्रेन 2 डायमेंशनल है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 3 डायमेंशनल स्ट्रेन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? जनरल सी बात है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस सिंपल से मैं कहूँ कि स्ट्रेस एक इंटरनली रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, उसके बाद बॉडी डिफॉर्मेशन होने से पहले वो इंटरनल रजिस्ट करेगी, अपने आप को डिफॉर्म होने के प्रति उसको क्या रजिस्ट करेगी, अंदर से उसमें जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उस फोर्स को रजिस्ट करने की कोशिश करेगी, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहना चाहेगी, डिफॉर्म नहीं होना चाहेगी। और उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं, कि हम क्या है स्ट्रेस दे रही है, बॉडी स्ट्रेस जनरेट कर रही है। और क्या कह सकते हैं उसको, जो अप्लाइड फोर्स है उसका पर यूनिट जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और इसको स्ट्रेस में दिखा सकता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया से ही हम इसे क्या डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाती है। सेम यूनिट जो प्रेशर की है वही स्ट्रेस की भी है, फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पे जो F है ये इंटरनली रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जबकि प्रेशर में क्या होता है? F की जगह पे क्या होता है? अप्लाइड फोर्स, जितना फोर्स हमने अप्लाइड किया है वो होता है। अब बात करते हैं हुक्स लॉ की। एक साइंटिस्ट हुए थे हुक्स, उन्होंने क्या कहा था कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती सीमा तक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के परपेंडिकुलर होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसका कहने का मतलब था कि जिस रेट से हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उसी एक फिक्स रेट से स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। मतलब अगर 10 किलो न्यूटन पे 5 mm का स्ट्रेन 5 था, और तो अगर 20 किलो न्यूटन का अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाने की कोशिश फोर्स बढ़ा दिया मैंने, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी? 5 की जगह फिर 10 हो जाएगा। मतलब एक निश्चित रेट से बढ़ेगा, लेकिन कब तक? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, समानुपाती सीमा तक बढ़ेगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन E। सिग्मा हमें पता है स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, और नीचे E स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो E की यूनिट भी न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होगी। अब बात करता हूँ मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मैं बता चुका हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है। E क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद दूसरे मॉडुलस की बात करता हूँ, इलास्टिक कांस्टेंट की बात करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम हिंदी में कर्तन मापांक या फिर दृढ़ता मापांक भी कहते हैं। इसको हम G से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है?
कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को हम सिंपल से मैं कह सकता हूँ शेयर स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहते हैं, कर्तन शेयर मॉडुलस कहते हैं। सिंपल सी बात है। बात आती है बल्क मॉडुलस। जैसे कि आपको पता चल रहा है बल्क में क्या होता है, किसी चीज़ का आयतन से रिलेटेड होता है बल्क, सीधे हम इसे कहते हैं बल्क मॉडुलस कहते हैं इसे, और इसको के से डिनोट करते हैं। ये होता है तुम्हारा डायरेक्ट स्ट्रेस तथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। और सबकी यूनिट जितने भी हैं इन सबकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, क्योंकि नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस है, और स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइजन रेशियो। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पॉइजन्स, उन्होंने देखा कि सपोज यहाँ देखिए मेरे पास कोई एक वस्तु है जिसकी लेंथ है L और जिसका डाया है D। मैंने इसको फुल फोर्स से खींचा, अगर मैंने उस पर फुल फोर्स लगाया F का, तो क्या होगा, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, इसकी लेंथ में तो इंक्रीजमेंट होगा, लेकिन साथ ही साथ ये देखने को मिला कि इसकी जो डाया था या फिर जिसकी चौड़ाई थी वो क्या है, कम होती जाएगी। आप एग्जांपल से समझ सकते हो, आपके पास रबर बैंड होता है जो हाथ में पहनने का, अगर आप उसको खींचोगे वो लंबा तो होगा लेकिन उसके साथ साथ वो पतला भी होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर उस पर फोर्स लगाने पर एक डायमेंशन में उसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट हो गया है, तो उसके किसी एक रेशियो में उसके डायमेंशन में दूसरा उसके जो परपेंडिकुलर डायमेंशन है, मतलब उसका जो डाया है उसमें डिक्रीजमेंट भी तो हो गया है। इसके रेशियो को पता लगाने के लिए जो साइंटिस्ट आए उन्होंने एक रेशियो जो उसे कहा पॉइजन रेशियो। इसे हम 1/m और म्यू से डिनोट करते हैं। सिंपल सा म्यू को उन्होंने एक फॉर्मूला किया कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब उनका कहने का मतलब था जो तुम्हारा स्ट्रेन आया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका तथा उसके जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उन दोनों का अगर हम रेशियो निकाल लो तो वही हमारा क्या पॉइजन रेशियो कहलाता है। तो लेटरल स्ट्रेन होता है डेल्टा D/D और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा L/L। डेल्टा L/L को मैंने E से डिनोट किया और म्यू हमारा पॉइजन रेशियो है, इसी को मैं इधर ले गया। इसको कैलकुलेट करने पे डेल्टा D/D इक्वल टू म्यू इंटू E हमें प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या है, पॉइजन रेशियो है। ये हमारे कई जगह पर हमें काम आता है, क्योंकि हमें कई चीज़ों को अगर हमें खींचना है तो साथ साथ उसको हमें इस तरह से उसका पॉइजन रेशियो भी इस तरह से ध्यान में रखा जाता है कि ताकि उसकी जो उसका डाया है उसमें कम ज़्यादा डिक्रीजमेंट ना हो, जिसके कारण हमें क्या जो हमें फ़ायदा मिलने थे उसके जगह कुछ अलग से उसके क्या लॉसेस ना हो जाए, इसलिए इस पॉइजन रेशियो का यूज़ वहाँ पर होता है। अब इनमें एक रिलेशन आता है E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, K बल्क मॉडुलस, G शेयर मॉडुलस, म्यू पॉइजन रेशियो में एक रिलेशन है इनका। E इक्वल टू हो जाएगा 3K 1 - 2 म्यू इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू इक्वल टू 9Kg अपॉन 3K प्लस G, और म्यू इक्वल टू होता है 3K - 2G अपॉन 6K + 2G। ये आपको एज इट याद रखना है और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।